स्वागत करता हूं। और हम मध्यकालीन भारत का जो हमारी सीरीज चल रही है, इसी के सिलसिले में हम जो है अपने नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और वो है अलाउद्दीन खिलजी। काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। भाई, हमने देखा था कि अपने चाचा की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी प्राप्त कर लेता है और इसके बाद में जो है ये अलाउद्दीन खिलजी एक उपाधि लेता है, और वो उपाधि है सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर। यानी इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो है विश्व विजेता का ख्वाब देख रहा है, यानी इसको विश्व विजय करने का जो है इरादा रखता है ये, इसलिए इसने अपने आप को सिकंदर कहा है, यानी सिकंदर के समान। भाई, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर लेता है और इसके बाद में जो है ये जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है वो है सैन्य सुधार। हालांकि काफी सारे सुधार किए इसने, लेकिन हम जो है सबसे पहला कार्य देखते हैं कि इसको ये पता था कि मुझे अगर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना है तो मुझे जो है एक बहुत बढ़िया व्यवस्थित सेना का संगठन करना होगा। तो देखिए कैसे करता है एक सेना का संगठन। एक तो बलबन ने एक सैन्य विभाग बना ही दिया था, वो विभाग तो खैर रहता ही है, जिसको हम कहते हैं दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज जो है ये एक विभाग है जिसको हम सैन्य विभाग कह सकते हैं। ये हमारा सैन्य विभाग है। इस विभाग के लिए एक अधिकारी होता था जिसका नाम होता था आरिज ए मुमालिक। ये जो है सैन्य विभाग का प्रमुख माना जाता था। इसने एक और काम करा, वो था एक विभाग स्थापित किया इसने जिसका नाम था दीवाने बरीद। और ये होता था एक जासूस विभाग। जासूस विभाग होता था और इसका प्रमुख होता था बरीद। तो आप देख रहे हैं कि सैन्य सुधार के लिए इसने ये दो विभाग स्थापित करे थे। और दूसरी चीज है कि सैन्य सुधार के लिए जो है इसने वेतन फिक्स किया था। मतलब ये पहला सुल्तान है जिसने नियमित सेना रखी, और जो वेतन होता था सैनिक का वो होता था 234 टका। आपको पता ही है, टका मतलब जो है चांदी का सिक्का, और ये कितना होता था 180 ग्रेन का। 180 ग्रेन का होता था एक सिक्का। तो इतने टका मिलते थे सैनिक को वार्षिक। और यदि उसके पास घोड़ा है तो घोड़े के लिए जो है 78 टका अलग से दिया जाता था। 78 टका अलग से दिया जाता था। और अगर दो घोड़े हैं तो इसके लिए जो है 78 इंटू 2 कर देंगे अपन, तो अपन निकाल लेंगे 14, 15, 156। 156 टका जो है दो घोड़ों के मिलेंगे और 234 टका हो जाएंगे एक सैनिक के। एक घोड़े को रखने वाले को कहा जाता था, जो एक घोड़ा रखता था उसको कहा जाता था एक अस्पा। ये जरूर याद रखना, एक अस्पा और दुई अस्पा क्या है। और जो दो घोड़े रखता था उसको कहा जाता था दुई अस्पा। तो एक अस्पा और दुई अस्पा ये जो है पूछे जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो सैन्य सुधार है इसमें एक तो सैन्य विभाग तो पहले से ही बलबन ने तैयार किया था, लेकिन इसने जो है आरिज मुमालिक नाम से जो है
सॉरी, ये दीवाने बरीद नाम से एक नया विभाग बनाया और जो है इसका प्रमुख बना दिया बरीद को। ये जासूसी से संबंधित था। फिर इसने जो है सबसे महत्वपूर्ण सुधार किया है स्थायी सेना रख के, कि ये सल्तनत काल का ऐसा पहला सुल्तान है जिसने जो है वेतन को निर्धारित करके स्थायी सेना रखी थी। नहीं तो इसके पहले जो है किराए के सैनिकों का उपयोग करते थे लोग, अस्थायी सेना रखते थे। देखो भाई, इसने जो है सैनिकों को 234 टका वार्षिक वेतन फिक्स कर दी और यहाँ पे जो टका है वो चांदी का सिक्का होता था, 180 ग्रेन का होता था। घोड़े के लिए 78 टका निर्धारित कर दिए और एक घोड़े रखने वाले को 1 अस्पा और 2 घोड़े रखने वाले को 2 अस्पा कहा गया। दूसरी चीज है कि इसने एक प्रथा का प्रचलन किया जिसको कहा जाता था दाग व हुलिया प्रथा। दाग व हुलिया प्रथा, तो इसको थोड़ा सुन लीजिए। दरअसल दाग का मतलब है कोई भी सील लगा देना घोड़े के ऊपर। होता क्या था कि जब ये सैनिक जो है जब युद्ध होता था तब तो ये घोड़े वगैरह साथ में ही रहते थे, क्योंकि घोड़े हथियार ये सारे राज्य के द्वारा दिए जाते थे। लेकिन जब युद्ध विराम हो जाता था और जब युद्ध नहीं चलता था तो ये सैनिक और सैनिकों को साथ में जो है घोड़े भी दे दिए जाते थे। तो ये घोड़े लेके और खुद चले जाते थे अपने गांव, और जब कभी युद्ध शुरू होता था तो फिर इनको जब बुलाया जाता था तो ये कभी कभी अपने बदले में किसी दूसरे सैनिक को भेज देते थे। अब जब दूसरे सैनिक को भेजेंगे और ट्रेनिंग इनको मिली है सेना की, तो वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इस वजह से जो है ये सैनिकों की अदला बदली रोकने के लिए। दूसरा, ये क्या करते थे कि जो युद्ध में घोड़े शामिल किए जाते थे वो महंगे दामों में बिक जाते थे और ये लोग जो है कोई पुराना बूढ़ा घोड़ा लेके आ जाते थे जिससे जो है युद्ध हारने का खतरा रहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है घोड़े और सैनिकों की अदला बदली रोकने के लिए दाग और हुलिया प्रथा का जो है प्रचलन शुरू किया था। तो यहाँ पे दाग जो है ये किसको देते थे? घोड़े को। और हुलिया का मतलब है कि पूरी नाप तोल लिखी जाती थी ये सैनिक की। अगर सैनिक का जैसे कद है 6 फीट है, कहीं कोई पहचान चिन्ह है, तो ये सारी चीजें नोट की जाती थी, जिस वजह से ये जो है घोड़ा और सैनिक वही रहे जिनको ट्रेनिंग दी गई है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन ने सैन्य सुधार करा जिससे अच्छी विशाल सेना का निर्माण किया और फिर इसने संपूर्ण उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विजय हासिल करी। तो अब हम देखते हैं कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार उत्तर और दक्षिण भारत में विजय हासिल की है। तो भाई ये है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन का सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर भारत अभियान। उत्तर भारत अभियान में जो सीक्वेंस है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले गुजरात अभियान, दूसरे नंबर पे जो है आएगा रणथंबोर अभियान, तीसरे नंबर पे चित्तौड़ है। तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला अभियान था इसका। तो ये जो है ये 1298 और 99 में। रणथंबोर का जो अभियान है ये 1301 में है
और चित्तौड़ का जो है ये इसकी डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 1303 में है। बाकी आपको याद रहे ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है। नेक्स्ट है मालवा अभियान। इसके बाद में मारवाड़ है और लास्ट है जालौर। तो ये कुछ अभियान हैं जो उत्तर भारत में किए और इस प्रकार अलाउद्दीन ने उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया। इसके बाद में दूसरा जो है क्षेत्र है वो है दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत अभियान, और इसका जो क्षेत्र है वो सबसे पहले यहाँ पे इसने जो है देवगिरी पे आक्रमण किया, देवगिरी अभियान। दूसरे नंबर पे जो है वारंगल अभियान। वारंगल अभियान आपको याद रखना है कि जो वारंगल है ये वर्तमान तेलंगाना है। और इसके बाद में इसने जो अगला अभियान किया वो था द्वार समुद्र पे, द्वार समुद्र अभियान। और इसके बाद जो नेक्स्ट था वो था माबर, माबर अभियान। और लास्ट था पुनः देवगिरी पे इसने जो अभियान किया। हम पूरी कहानी देखेंगे कि आखिर इसने देवगिरी पे जो दोबारा अभियान किया उसके पीछे क्या कारण था। तो इसके भारत में जो आक्रमण हुए हैं या जो भारत में इसने विजय हासिल करी है उसको हम दो पार्टों में बांटेंगे। चलिए तो हम जो है इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो इसका जो है हम पहला देखते हैं उत्तर भारत अभियान। उत्तर भारत अभियान, और उत्तर भारत में जो पहला है वो है गुजरात। इंपॉर्टेंट है ये गुजरात अभियान। तो आपको याद रखना है कि जो गुजरात है यहाँ का शासक है राजा रायकर्ण। यहाँ का राजा है राजा रायकर्ण। और यहाँ पे अटैक करता है अलाउद्दीन। अपने दो सेनापतियों को भेजता है, एक का नाम है उल्गू खां और एक का नाम है, अच्छा सा नाम था उसका, एक सेकंड, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, अभी आएगा याद तो लिख देंगे इस पे। खैर, तो आप तो देखिए स्टोरी सुनिए कि गुजरात पे जो है रायकर्ण का शासन है, लेकिन अलाउद्दीन चाहता है कि गुजरात जो है वो अलाउद्दीन को प्राप्त हो जाए। तो ये अपने दो सेनापतियों को भेजता है इस रायकर्ण को पकड़ने के लिए। हालांकि ये दोनों जो है गुजरात पे विजय हासिल करने में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन रायकर्ण जो है भागने में सफल हो जाता है और ये जब चला जाता है कहाँ पे, देवगिरी, और वहां शरण ले लेता है। और इस प्रकार से ये अलाउद्दीन के जो सेनापति हैं ये गुजरात पे कब्जा कर लेते हैं
खास तौर पे खंबात को लूटते हैं बहुत बुरी तरीके से, और यहीं से जो है इनको एक किन्नर प्राप्त होता है, और उस किन्नर का नाम होता है मलिक काफूर। मलिक काफूर, और मलिक काफूर को जो है ये एक व्यापारी से 1000 दीनार में खरीदते हैं, 1000 दीनार में खरीदते हैं, और इसी कारण इस मलिक काफूर का नाम पड़ जाता है 1000 दीनारा। आगे चल के ये जो है अलाउद्दीन का सबसे वफादार व्यक्ति बनेगा, और दक्षिण भारत अभियान में यही जो है दक्षिण भारत को जीत के लाता है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये मलिक काफूर, हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए आप, गुजरात को जो है ये जीत लेता है 1298 और 99 में। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन के हाथ में गुजरात आ गया, काफी वेल्दी एरिया है। अब दूसरा जो अभियान है वो होता है रणथंबोर पे। रणथंबोर पे भी जो है 1301 में आक्रमण होता है, और यहाँ पे भी यही उल्गू खां आक्रमण करता है। और यहाँ पे चूंकि रणथंबोर के जो राजा हैं हम्मीर देव का एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है रणमल। और ये रणमल जो है जाके मिल जाता है अलाउद्दीन की सेना के साथ, और फाइनली इनको जो है एंट्री गेट बता देता है, और इसमें अंततः हम्मीर देव वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और इनकी पत्नी रंग देवी अपनी अन्य दासियों के साथ में जौहर कर लेती है। इस प्रकार से रणथंबोर का किला भी जो है अलाउद्दीन के हाथ में आ लगता है। इसके बाद जो तीसरा अभियान है, तीसरा अभियान सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा अभियान जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और तीसरा अभियान होता है चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है चित्तौड़ किसकी राजधानी है? मेवाड़ की। ये मेवाड़ की राजधानी है, और मेवाड़ का मतलब है जयपुर वाला क्षेत्र। जयपुर वाले क्षेत्र को ही हम लोग मेवाड़ के नाम से जानते हैं। और यहाँ के तत्कालीन राजा हैं, अच्छा घटना कब की है? 1303 की। और यहाँ के उस समय के जो राजा हैं उनका नाम है राणा रतन सिंह, और इनकी एक सुंदर पत्नी भी है जिसका नाम है पद्मावती। राणा रतन सिंह के 2 सेनापति हैं, एक का नाम है गौरा और एक का नाम है बादल। एक तरफ अलाउद्दीन है, एक तरफ जो है अलाउद्दीन है। इस युद्ध में तो भाई कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पे इसलिए अटैक किया था क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण किला है। अगर इसको ना जीता जाए तो संपूर्ण राजस्थान को जो है अपने कब्जे में लेना नामुमकिन होगा, और काफी अभेद्य किला भी है। तो अब मजबूरी है कि भाई अगर हमें राजपूताने पे कब्जा करना है तो इसको ये किला जीतना पड़ेगा चित्तौड़ का। लेकिन दूसरी ओर ये है कि कुछ लेखक हैं इतिहास के, जैसे
एक लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पद्मावत। काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है ऐतिहासिक दृष्टि से। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है पद्मावती। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ में इस रानी पद्मावती का बहुत ही जो है श्रृंगार रसपूर्ण चित्रण किया है। तो इसका ये कहना है कि अलाउद्दीन ने पद्मावती को जब देखा और उसकी सुंदरता के बारे में सुना तो फिर वो चित्तौड़ को जो है जीतने के लिए उस ओर बढ़ा। नहीं तो इसकी कोई जो है यहाँ की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला या नहीं है, इसमें कोई रुचि नहीं थी। बल्कि ऐसा नहीं कहा जा सकता, अलाउद्दीन की जो आगे की जो पॉलिसीज रही हैं उनको देखते हुए तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अलाउद्दीन ने सामरिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ही चित्तौड़ को जो है जीता है। खैर, तो हम देखते हैं हुआ क्या। देखो, होता कुछ यूं है कि अलाउद्दीन यहाँ पे घेरा डालते हैं। लगभग 8 महीने का घेरा डालने के पश्चात जब इनके यहाँ किले के अंदर राशन खत्म हो जाता है तो फिर मजबूरी हो जाती है महल से बाहर निकलने की, और फिर जो है इनका युद्ध होता है अलाउद्दीन की सेना के साथ। और इस अभियान में अलाउद्दीन स्वयं नेतृत्व करता है अपनी सेना का। और इस युद्ध में राणा रतन सिंह, गौरा, बादल और बहुत सारे राजपूत वीर योद्धा जो होते हैं वो मारे जाते हैं और अलाउद्दीन की यहाँ पे विजय हो जाती है। और जब ये सारे योद्धा मारे जाते हैं, जब सारी सेना किले के अंदर प्रवेश करने लगती है तो रानी पद्मावती अपनी जो है कई हजार जो उनकी दासियां थी उनके साथ में जौहर कर लेती है। और इस प्रकार से फाइनली जो है इनका चैप्टर समाप्त हो जाता है। और अलाउद्दीन अपने बेटे खिज्र खां के नाम से चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख देते हैं। खिजराबाद रख देते हैं। तो ये जो है अलाउद्दीन चित्तौड़ को जीत लेता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि इस युद्ध में अलाउद्दीन के साथ जो है इनका एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी इनके साथ इस युद्ध में आया था। तो एक बार प्रश्न आ चुका है ये एक स्टेट पीसीएस में कि किस युद्ध में जो है अलाउद्दीन खिलजी अमीर खुसरो को अपने साथ लाया था, तो वो है चित्तौड़ अभियान। खैर, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा मुझे लगता है चित्तौड़ अभियान। चलिए, हाँ, वो रणथंबोर अभियान में और गुजरात अभियान में, जो रणथंबोर अभियान हुआ है, रणथंबोर और गुजरात अभियान में जो वो दूसरा सेनापति था उसका नाम था नुसरत खान। तो नुसरत खान याद रखिएगा, नुसरत खान। तो पहले गुजरात अभियान में जो 1000 दीनारा को खरीदता है वो नुसरत खान है। और जो दूसरा वाला है हमारा रणथंबोर अभियान, उसमें नुसरत खान की भी मौत हो जाती है हम्मीर देव के साथ साथ। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिएगा। चलिए, अगला जो अभियान था हमारा चित्तौड़ के बाद वो था मालवा अभियान। मालवा अभियान
अब इनमें डेट आवश्यक नहीं है, आप डेटों के चक्कर में ना उलझें। आप इसमें केवल इतना याद रखिए कि यहाँ का राजा है महलक देव, और महलक देव जो है ये पराजित हो जाता है और इसके बाद में इसकी हत्या हो जाती है। नेक्स्ट है मारवाड़। मारवाड़ का शासक है कान्हड़ देव, और यहाँ पे ये भी पराजित होता है। और फिर जालौर, जालौर पे भी जो है अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो जाता है। इस प्रकार जालौर के साथ ही संपूर्ण उत्तर भारत अलाउद्दीन की झोली में आ पड़ते हैं, और इस प्रकार इसका जो प्रथम अभियान है वो समाप्त हो जाता है। अब दूसरी ओर जब उत्तर भारत अभियान समाप्त हो जाता है, फिर बात आती है दक्षिण भारत विजय की, दक्षिण भारत अभियान की। दक्षिण भारत अभियान की तो सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि हमें दक्षिण भारत अभियानों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखिएगा, एक किताब है तारीख ए फिरोज शाही, इसके लेखक हैं बर्नी। एक दूसरी किताब है खजाइन उल फुतूह, और ये किताब लिखी है अमीर खुसरो ने। एक तीसरी किताब है फुतूह उस सलातीन, और ये किताब लिखी है इसामी नामक एक लेखक ने। तो इन तीन किताबों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत अभियान करे थे, और इसमें जो सेनापति है वो बनाया गया था किसको, मलिक काफूर को, मलिक काफूर को। तो ये जो है दक्षिण भारत अभियान इसके द्वारा शुरू कर दिया जाता है। तो जो प्रथम अभियान है आपने देखा ही था, प्रथम अभियान कहाँ पे किया गया था, ये किया गया था देवगिरी पे। तो भाई देवगिरी पे हम जो है प्रथम अभियान देखते हैं। देखिए भाई यहाँ पे देवगिरी, तो सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि ये देवगिरी है कहाँ पे। तो आज वर्तमान में देखा जाए तो जो ये औरंगाबाद है ये यहीं पड़ेगी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। और देवगिरी जो है यहाँ पे इस समय यादव वंश के राजाओं का शासन हुआ करता था, और इस देवगिरी पे जो शासन चल रहा है अभी इस समय वो किसका चल रहा है, वो चल रहा है यहाँ पे राजा रामचंद्र का। भाई राजा रामचंद्र का जो है शासन चल रहा है। अब देवगिरी पर अटैक करने के दो कारण हैं। एक, इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। दूसरा, इन्होंने गुजरात के शासक रायकर्ण को शरण दी। तो अलाउद्दीन ने मैसेज भेजा कि तुमने जो है हमारे दुश्मन को शरण क्यों दी, है ना, मुद्दा ये है।
तो अब इस बात को लेके विवाद हो गया। तभी क्या होता है कि यहाँ से मलिक काफूर जो सेनापति है अलाउद्दीन खिलजी का, और ये देवगिरी पे अटैक कर देता है। थोड़ा सा प्रतिरोध जरूर करते हैं रामचंद्र देव, लेकिन बहुत जल्दी ही जो है इनको सरेंडर करना पड़ता है। और फाइनली जो मलिक काफूर है इस रामचंद्र देव को पकड़ के जो है कहाँ भेज देते हैं, ये भेज देते हैं इनको दिल्ली अलाउद्दीन के पास। अब भाई इनको भेज दिया दिल्ली। अब ये तो डर में है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई समस्या खड़ी हो जाए। लेकिन जैसे ही रामचंद्र पहुंचते हैं दिल्ली, तो ये जो अलाउद्दीन है ये बड़ा ही डिप्लोमेटिक आदमी है। और अलाउद्दीन क्या करता है कि रामचंद्र देव को पनिशमेंट की जगह स्वागत करता है। इसका स्वागत, आदर सत्कार, और साथ ही साथ इनको एक उपाधि भी देता है। एक उपाधि देता है राय रायन की उपाधि। राय रायन यानी राजाओं का राजा। तो भाई अभी उपाधि दे दी, आदर सत्कार कर दिया, और बढ़िया इनका राज्य भी इनको लौटा दिया देवगिरी का। तो रामचंद्र सोचता है कि यार मैंने तो गलत किया, बल्कि मेरे को तो जो है उन्हीं के अधीन रह के शासन करना चाहिए था। लेकिन मैंने जो है अलाउद्दीन के साथ में ठीक नहीं किया, और बल्कि उसने तो फिर भी मेरे साथ में इतना अच्छा व्यवहार किया। तो अब मुझे कुछ ना कुछ जो है अलाउद्दीन के लिए करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो अलाउद्दीन है उसने दक्षिण भारत की कभी यात्रा नहीं की, ना ही उसके सैनिक दक्षिण भारत से परिचित थे। अब ये उस समय की स्थिति है कब की, जब चल रहा है समय 13वीं शताब्दी समाप्त हुई है और 14वीं की शुरुआत हुई है। यानी उस समय दक्षिण भारत में बहुत घने जंगल हुआ करते थे, आज भी है। तो इनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सेना वहां से अगर निराश लौट आई तो काफी स्थिति गंभीर हो जाएगी इनके राज्य की। तो अलाउद्दीन को चाहिए दक्षिण भारत में अपना एक सहयोगी जो दक्षिण भारत अभियान में जो है इनकी विजय हासिल करवा सके। इनको मिल गया रामचंद्र देव, और अलाउद्दीन ने जो है इनको इसीलिए छोड़ दिया था ताकि ये आने वाले जो अभियान है उनमें दक्षिण भारत में जो है खिलजियों की मदद कर सके। और बस ये अभियान जो है देवगिरी यहीं पे समाप्त हो गया। और इसके बाद में अगला अभियान है हमारा वारंगल अभियान। वारंगल अभियान, और वारंगल अभियान को जो है हम करेंगे कल। इस अभियान में अपन को कोहिनूर हीरा के बारे में भी पता चलेगा कि आखिर इस कोहिनूर हीरा का क्या इतिहास है, और अलाउद्दीन के हाथ भी बहुत बड़ा खजाना लगने वाला है। तो यहाँ पे हम आज की क्लास समाप्त करते हैं, और अगली क्लास होगी हमारी कल। ठीक है, धन्यवाद।